धन्यवाद साहब। Thank you. Right, and just to talk about how strong the India alliance is, let's go across to our friend, Advocate Katke Saab. Katke Saab, namaskar. नमस्कार 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 Namaskar, sir. Sorry You have to wait, sir. I hope you don't mind. So, Katke साहब, इंडिया अलायंस बहुत स्ट्रांग चल रही है, क्या बोलते हैं आप? मतलब वो एक तरफ कांग्रेस वाले बोलते हैं कि सातों की सातों सीट पे दिल्ली की हम लड़ेंगे, पंजाब की इतनी सीटों पे हम लड़ेंगे, तो फिर भी क्या? और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के लोग विद्रोह कर रहे हैं कि हाँ, केजरीवाल जी को छत्तीसगढ़ में भाषण करने नहीं देते हैं, वहां रोड़ा डाल रहे हैं कांग्रेस, मध्य प्रदेश में रोड़ा डाल रहे हैं कांग्रेस। कैसे चलेगा खड़गे साहब? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा इलेक्शन के लिए बना है। स्पेसिफिकली जो भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर हमले हो रहे हैं, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, भारत की 4 पिलर डेमोक्रेसी, जिसमें पार्लियामेंट आता है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जिसमें जुडिशरी आती है, जिसमें आपका मीडिया आता है, चारों स्तंभों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं बीजेपी के मार्फत, मोदी जी के मार्फत, तो इन हमलों को रोकने के लिए और देश में लोकशाही आबादित रखने के लिए इंडिया नाम का गठबंधन जो है वो साथ में आया है। अब इस गठबंधन में जाहिर सी बात है, सभी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, सब अलग अलग पार्टी के लोग हैं, सब अलग अलग नेता को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी शुरुआत के दौर पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसको भी दांत निकलने के टाइम पे उसको भी बुखार आता है, उसको भी थोड़ी तकलीफ होती है। तो शुरुआती दौर में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे मामला बढ़ते रहेगा तो पूरे देश की जितनी भी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में साथ में आई है, वो सभी एक अलग लेवल की मेच्योरिटी दिखाएंगी और सब साथ में आके मोदी के अगेंस्ट में जो फोर्स खड़ी हुई है वो साथ में मिलकर लड़ेंगे। So in effect what you're really saying is these are teething problems. These are not really serious problems. ये कोई serious बात नहीं है। These are initial days. These are very initial days. Still, the meetings are going on. But Khadke साहब, जनवरी 2024 में इलेक्शन मध्य प्रदेश में भी है, इलेक्शन छत्तीसगढ़ में भी है। We are already ending the 8th month, यानी आप समझ लो 4 महीना आपके पास, 3 महीना, 4 महीना है जिसमें आपको सब कुछ करना है। अगर इंडिया गठबंधन को 1 to 1 फाइट करना है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में, तो यू हैव टू सिट ऑन द टेबल, अक्रॉस द टेबल एंड डिसाइड अबाउट द सीट्स। नहीं तो इस फाइट में, त्रिकोणी या चारकोणी फाइट में बीजेपी को फायदा होगा। जरूर इसके ऊपर पूरा विचार विमर्श चल रहा है। अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर, ये 2 दिन मुंबई में ग्रैंड हयात में इंडिया गठबंधन के सभी लोग मिलने वाले हैं। तो उसमें भी एक पॉजिटिव चर्चा होगी। उसमें भी काफी जो मार्ग है, जहां जहां पे तकलीफें हैं, जहां जहां पे कुछ क्लैशेस है, वो सभी के ऊपर चर्चा होकर उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स का समाधान भी निकल के आएगा। तो अभी फिलहाल ये राउंड चल रही है मीटिंग्स की, तो इसमें काफी चीजें जो है वो धीरे धीरे क्लियर होगी। ये बात सही है कि जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी जो है वो अपने बल पर लड़ रही है, अपने दम पर लड़ रही है, वहां पे थोड़ी तकलीफें हो रही है। जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन होता है, जंग, प्यार और जंग में सब मौजूद है, उसी तरह एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो उस पर तरह की परिस्थिति है। तो ये सब शुरुआती दौर के जो क्लैशेस है, धीरे धीरे जब इंडिया गठबंधन की पूरी मीटिंग्स होगी और पूरा जो एजेंडा है तय होगा, पूरा एक कॉमन मिलियन प्रोग्राम बनेगा, तो ये सब बातें जो है वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। जी, लेकिन जहां तक के जब भी फॉर इंस्टेंस जब भी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के बीच में जब भी कोई द्वेष भावना पैदा होती है या कॉन्फ्रंटेशन होता है, जब भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जब भी कोई कॉन्फ्रंटेशन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ती है। उनके जितने स्पोक्स पर्सन होते हैं उनका चेहरा खिल जाता है। मतलब कि अब देखिए, ये बस टूटे के टूटे। तो काटके साहब, ये क्या कॉन्फ्रंटेशन चलता रहेगा? यू थिंक यू विल बी एबल टू आयरन आउट दीज डिफरेंसेस? देखो पूरे देश में 200 पार्लियामेंट्री सीट ऐसी है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का डिपॉजिट भी नहीं मिला, जहां पे उनकी कैंडिडेट भी लड़ते नहीं। तो जाहिर सी बात है, तोड़ो और राज करो जो नीति है, डिवाइड एंड रूल, वो नीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है उनको आने वाले इलेक्शन में भी वही स्ट्रेटेजी के ऊपर इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि उनको मालूम है उनके गठबंधन में जितने भी लोग हैं अभी मौजूदा, मतलब वो सब लोग जो है वो ईडी और सीट के डर के माध्यम जी
I can't hear Mr. Katke. I can't hear Mr. Katke. Can somebody check the audio, please? जी, Katke साहब, will you say something? Will you say hello? Katke साहब, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। तो महाराष्ट्र में जैसे एनसीपी है, शिंदेगढ़ है, ये सब मतलब बंदूक के नोक पर ईडी सीबीआई के डर के माध्यम से गए हुए लोग हैं। हर जगह पे उन्होंने वैसे ही किया है, हर जगह पे अलग अलग पार्टियां तोड़ी है, नेताओं को तोड़ा है और साथ में सबको डरा धमका के लिया है। ये डर भी कब तक होगा जब उनके पास सत्ता है, जब पूरे देश की जनता, पूरे देश में ऐसा माहौल बन जाएगा कि मोदी अभी हारने वाला है, तो जितने भी लोग डर के माध्यम से, ईडी सीबीआई के माध्यम से बीजेपी के पास गए हैं, वो फिर से अपने अपने घर लौटेंगे और वो लोग ही मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकाबला करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी की फिलहाल 2 राज्यों में सत्ता है। आम आदमी पार्टी का जो विजन है, वो विजन लेके आम आदमी पार्टी आने वाले समय में पूरे भारत में अपना जो एजेंडा है उसके ऊपर काम करेगी। आम आदमी पार्टी ना ही भाषा के नाम पे वोट मांगती है, ना ही रिलीजन के नाम पे वोट मांगती है, ना ही प्रांतवाद के नाम पे वोट मांगती है। आज भी अरविंद जी ने छत्तीसगढ़ में भाषण किया, उन्होंने वही कहा कि आपके बच्चों के लिए अस्पताल बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इतने सालों से यहाँ पे अस्पताल नहीं बने, तो वो अस्पताल मुझे बनाने हैं। इतने सालों से आपके यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं बने, तो स्कूल मुझे बनाने हैं, वो बनाने के लिए मैं आया हूँ। मध्य प्रदेश में उन्होंने कमलनाथ जी को कहा, मध्य प्रदेश में उन्होंने शिवराज सिंह जी को कहा कि आपके जो मामा है, अभी मामा को बदलो, आपका भाई है, आपके चाचा है, उस माध्यम से मध्य प्रदेश में भी अभी काफी जो बदलाव है वो होने वाले हैं और आप सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को समर्थन दो। इस प्रकार की अपील जो है अरविंद जी ने आज भी मध्य प्रदेश के अंदर की है। तो आने वाले सभी चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे ताकत से राज्य के इलेक्शन लड़ने वाली है, लेकिन जहां तक लोकसभा के इलेक्शन की बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन जो है वो जो अपनी डेमोक्रेसी खतरे में है, अपनी लोकशाही, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो खतरे में है, उसको बचाने के लिए सब साथ में आए हैं और उस प्रकार से वो लड़ेंगे। लेकिन काटके साहब, अगर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे जोर शोर से लड़ते हैं तो कांग्रेस के वोट ही कटेंगे ना सर। भारतीय जनता पार्टी का तो एक बड़ा लॉयलिस्ट वोट है, वो तो उनको जाने वाला है। तो बीजेपी तो बहुत खुश होगी कि आप इतने जोर शोर से लड़ रहे हैं, तो एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट में तो उथल पुथल हो सकती है। काटके साहब, जाहिर सी बात है, बीजेपी तो खुश होगी उसमें, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो वोट शेयर है वो मैक्सिमम वोट शेयर जो है वो कांग्रेस का ही है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी जहाँ पे भी होती है, जहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ में रोष होता है, तो वहां पे जो सेक्युलर वोट्स है, जो जाति धर्म प्रांत उसको नहीं मानते, उस प्रकार के जो वोटर्स है वो डेवलपमेंट के नाम पे आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आने वाले कुछ समय में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में थोड़े क्लैशेस भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों भी नेता जो है वो दोनों मैच्योर्ड नेता है और बात देश की है, तो दोनों भी नेता, दोनों मतलब हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता है वो सब मिलकर साथ में एक मैच्योरिटी के साथ में इस प्रॉब्लम का मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा जो मुकाबला है वो लोकसभा का है। क्योंकि अगर देश में डेमोक्रेसी टिकी रही तो ही सब पार्टियां टिकेंगी, तो ही सब लोगों के जो अधिकार है वो टिकेंगे। इसलिए सब कॉन्स्टिट्यूशन को टिकाने के लिए सब साथ में। Khadke साहब, you know, CAG has red flagged 7 schemes of the बीजेपी गवर्नमेंट। 7 स्कीम को रेड फ्लैग किया है कैग ने, जिसमें आयुष्मान भारत का भी स्कीम है, दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे का है, टोल घोटाला है, HAL का 154 करोड़ का लॉस है, राम मंदिर ट्रस्ट का कुछ बोलते कि प्रॉब्लम्स है, पेंशन योजना, तो अलग अलग। तो बीजेपी का कहना है कि वेयर दिस एक्सप्रेसवे इज कंसर्न, द्वारका एक्सप्रेसवे, उनका कहना है कि इंजीनियरिंग मार्वल, एक इंजीनियरिंग मार्वल है, 8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, एक अद्भुत चीज क्रिएट किया है देश और पूरा दुनिया को देखने के लिए। और गडकरी जी का कहना है कि 12% कम टेंडर कॉस्ट से 12% कम में पूरा बिफोर टाइम इस चीज को एग्जीक्यूट किया है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? इंजीनियरिंग मार्वल है या एक स्कैम है, कैसे देखते हो आप उसको खड़के साहब? देखो, बीजेपी जब से इस देश में आई है तो इतने बड़े बड़े स्कैम बीजेपी ने किए हैं। मोदी जी पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ मैं अकेला ही खाऊंगा, मैं किसी को खाने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो है वो मोदी राज में चल रहा है। ये सब ब्यूरोक्रेटिक भ्रष्टाचार और बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार। नितिन गडकरी जी बात करते हैं लाखों करोड़ की, कि मैंने इतने लाख करोड़ का रोड बनाया, उतने लाख करोड़ का रोड बनाया। देखो, डेवलपमेंट के आड़ में ये सब टेररिज्म चल रहा है, डेवलपमेंट के आड़ में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो अदानी है।
2014 में जो अदानी 50,000 करोड़ का मालिक था, आज 10 लाख करोड़ का मालिक है। आज भी आप देखोगे तो अदानी के लिए जितने भी स्कीम्स है वो सब अदानी के नाम पे हो रही है। जैसे अभी आज ही हम लोग ने चर्चा की कि मुंबई में जो मुंबई सिटी है वहां पे बीएसटी के मीटर्स लगने वाले हैं, तो स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट जो है 1300 करोड़ का वो अदानी को दिया। उसमें 9,500 रुपए के मीटर लगेंगे, जिसमें 1300 रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बाकी का पैसा बीएसटी को भरना है। ऑलरेडी बीएसटी घाटे में चल रही है। और ये सब प्रीपेड मीटर जो है इसका रिचार्ज करने का भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है 10 साल का वो भी अदानी को दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बीएसपी को भी प्राइवेटाइज करके इसको भी अदानी के गले में डालने का प्लान जो है वो बीजेपी ने किया है। महानगर पालिका में प्रशासक बैठा है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक सत्ता नहीं है, यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं, ना कोई स्टैंडिंग कमेटी है। तो इस प्रकार का बड़ा लेवल का भ्रष्टाचार जो है वो बीजेपी करती है डेवलपमेंट के नाम पे। कल स्मार्ट मीटर्स के बारे में भी वो वही बोलने वाले हैं कि स्मार्ट मीटर्स लगेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने मीटर्स ऑफर रहे हो। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि मुंबई में, जो मुंबई सिटी में 40% जनता जो है वो झुग्गी झोपड़पट्टी में रहती है और 30% जो जनता है, जो बीएससी के कंज्यूमर है, वो मध्यम वर्ग से आते हैं। तो इनको पगार जो है, उनकी सैलरी जो है महीने के एंड में आती है। अगर बीच में ही समझो इनका रिचार्ज खत्म हुआ और इनके पास बैलेंस भरने के लिए पैसे नहीं हुआ तो क्या अंधेरे में रहेंगे? तो इस प्रकार से लोगों के जेब से पैसे निकालने के प्लान जो है बीजेपी अलग अलग माध्यम से करती रहती है। इसी का एग्जाम्पल जो है, जो बड़े बड़े हाईवेज के नाम पे इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। कैग ने अभी काफी चीजें जो है, 7 जो पॉइंट्स आपने बताए, तो कैग ने खुद इसके ऊपर थोड़ा ये एक्शन लिया है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो अभी देखते हैं बीजेपी किस प्रकार का स्पष्टीकरण आने वाले समय। लेकिन यहाँ पर जो गडकरी साहब का जो डिपार्टमेंट है और गडकरी साहब खुद जो हैं, उन्होंने खुद कहा है कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, वो शायद सीएजी को पूरी पिक्चर बताने में असफल रहे, उन्होंने ठीक ठाक तरीके से नहीं बताई, ऐसा उन्होंने कहा है। सर, चोर कभी बोलता है कि मैंने चोरी की है। चोर को आप पुलिस वाले पकड़ते हैं, पुलिस वाले लेके जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन चोर कभी नहीं मानता कि मैंने चोरी की। वो कोर्ट में जाता है तो फिर जज को ही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की। तो सीधी बात है, वो थोड़ी मानने वाले हैं कि उसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। वो तो बोलेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर एक रुपए का भी भ्रष्टाचार, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार अगर साबित होता है तो मैं पब्लिक लाइफ छोड़ देता हूं और आपको जो सजा मुझे देनी हो मैं लेने को तैयार हूं। देखो, गडकरी जी एक बहुत बड़े नेता है, बहुत विजनरी नेता है। उनका मैं पूरा सम्मान करता हूँ। मैं भी उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, क्योंकि उनके पास जो डेवलपमेंट का विजन है वो काफी बढ़िया है। लेकिन बीजेपी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करती है, जो बड़े लेवल का भ्रष्टाचार करती है, तो वो किसी को नहीं छोड़ती। क्योंकि उनके जो नेता है, बीजेपी के खुद के नेता, उनके ऊपर भी इतना प्रेशर है मोदी जी का, अमित शाह जी का, कि उनको भी पूरा इंडिपेंडेंस नहीं है काम करने के लिए। तो जो मोदी जी कहते हैं, जो अमित शाह कहते हैं, वो बात उनको माननी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, जब ऊपर से कोई आदेश आता है बीजेपी में, जाहिर सी बात है उनको वो चीजें माननी पड़ती है। अगर आप समृद्धि महामार्ग की बात करोगे तो समृद्धि महामार्ग का हमने खुद ने हिसाब निकाला था। वहां पे पर स्क्वायर फीट जो कॉस्ट है 2,22,000 रुपए का कॉस्ट लगा था। मतलब समृद्धि हाईवे जो है 60,000 करोड़ की जो रोड बनी थी, उसमें आप अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर गिनोगे तो पर स्क्वायर फीट का रेट जो है वो 2,22,000 का है। तो आप बताओ, एक स्क्वायर फीट को 2,22,000 का खर्चा लगेगा क्या रोड बनने के लिए? तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार है और इस प्रकार का जस्टिफिकेशन लोग देते हैं कि इसमें कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार अगर देश में जो पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। काटके साहब, आज जो उत्तर प्रदेश में अमित शाह कल्याण सिंह के एक प्रेस में एक सम्मेलन रखा था, उसमें कहा राम जन्मभूमि, राम मंदिर का फिर से निर्माण 500-550 साल के बाद बीजेपी के सरकार ने किया है। दैट्स व्हाट अमित शाह सेड। वो याद दिला दिया कि किस जमाने में, औरंगजेब के जमाने किस प्रकार से डिस्ट्रक्शन हुआ था और आज मोदी जी ने उसको रिवाइव कर दिया। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजनाएं सिर्फ बीजेपी ने इंप्लीमेंट किया है और कुछ किसी के बस की बात नहीं है। और उनका कहना था कि हमने आवास के माध्यम से लोगों को घर दिया है। घर लाखों रुपए का घर है, उसमें 100 यूनिट 200 यूनिट अगर कोई फ्री देता कुछ फायदा होने वाला नहीं है। वो लोगों को जो घर देता है वो बहुत और पिछड़े समाज का कल्याण और सामाजिक सद्भाव बिना झगड़े के, बिना सिचुएशन को बिगाड़े अगर किसी ने किया हो, बोले बीजेपी ने किया है। तो आज ये बार बार अमित शाह जी राम मंदिर का निर्माण 5.5 साल के बाद
सिर्फ मोदी जी कर सकते थे, सिर्फ मोदी जी ने किया जन कल्याण। तो आप क्या देखते हो कि ये उत्तर प्रदेश को 100% करने का, हासिल करने का एक पूरा स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं बीजेपी? देखो, उत्तर प्रदेश जो है भारत के राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वहां पे 80 सीटें आती हैं जो लोकसभा की है। तो जाहिर सी बात है, पूरा उत्तर प्रदेश अगर ये जीतेंगे तो ही मोदी लोकसभा में बैठने वाले। उनको पता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी उनकी हार होने वाली है, और बाकी कई राज्य है जहां पे बीजेपी को बुरी तरह से हार होने वाली है। इसके लिए इनके पास में मंदिर के अलावा और दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो, लेकिन आपका हिडन एजेंडा जो है, मतलब आपको जो अपील करना है लोगों को, वो तो धर्म के ऊपर ही करना है। एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर आपको वोटों का पोलराइजेशन करना है। इसके लिए राम मंदिर का जो मुद्दा है, यही आप इलेक्शन में लाने वाले हो। यही उनका एजेंडा है। आपने देखा होगा गुजरात में भी जिस प्रकार से अमित शाह जो भी इमर्ज हो रहे थे, तो अमित शाह किस प्रकार के राजनीति में है, किस प्रकार के नेता है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार चिल्ला के उनको ये कहना होगा कि राम मंदिर जो है वो मोदी के राज में बना, और राम मंदिर के नाम पे आने वाली लोकसभा में वो वोट मांगने वाले हैं, और वही अपील लोगों को करने वाले हैं। तो डेवलपमेंट बताना, यानी लोगों को क्या दे रहा है, उन्होंने क्या दिया, ये खाली दिखावा है लोगों को भ्रमित करने के लिए। लेकिन वो वोट मांगने वाले धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पर, जिस मतलब जो दंगे के ऊपर बीजेपी इतने ऊपर गई, दंगे करके बीजेपी सत्ता में आई है, ये लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि बीजेपी का मेन उद्देश्य जो था वो वही था कि हिंदू वोट को पोलराइज करके कैसे भी सत्ता पे आके अपना एजेंडा चलाए। भारत के संविधान में हर एक रिलीजन को जो अधिकार दिए हैं, तो इनको संविधान से ही प्रॉब्लम है, इनको संविधान ही चेंज करना है। इसके लिए बार बार ये अलग अलग प्रकार के कानून लाते हैं। इनकी जो सत्ता नहीं है वहां पे राज्य सरकारों के अधिकार छीन के लेते हैं, संविधान के ऊपर अटैक करते हैं। तो यही इनका एजेंडा है, और आने वाले समय में यही करने वाले हैं। इसके लिए भारत के सामने अभी ये लोग तो सब एक्सपोज हो गए। इसके लिए भारत के सामने अभी एक ही विकल्प है कि मोदी के अलावा जो गठबंधन बनेगा, तो उसको साथ देकर भारत की डेमोक्रेसी जो है वो बचाई जाए, भारत की संप्रभुता जो है वो बचाई जाए, भारत की फ्रेटर्निटी, बंधुता जो है वो बचाई जाए। लेकिन खाटके साहब, क्या राम मंदिर का जो मुद्दा है अब दोबारा काम करेगा? देखिए, अगर आप बीजेपी का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम देखोगे, तो बीजेपी जो है नैरेटिव सेट करने में, नैरेटिव प्लान करने में बीजेपी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जो मणिपुर में हो रहा है, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ कि मणिपुर में जो हो रहा है वो गोधरा हत्याकांड 2 हो रहा है। जो गुजरात में इन्होंने किया, अमित शाह ने, मोदी ने, वही काम जो है वो वहां पे चल रहा है। वहां के सीएम कर रहे हैं, दो कम्युनिटी में आपस में लड़ा के, जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है और जो मेजोरिटी कम्युनिटी है। तो मेजोरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट करके माइनॉरिटी कम्युनिटी को सप्रेस करने का, और वहां पे वोटों का पोलराइजेशन करके वहां पे आबादित सत्ता में रहने का, वही जो प्लान है वो बीजेपी का है। और वही आने वाले समय में राम मंदिर के नाम पे भी ये करने वाले हैं। तो क्या लोग मानेंगे प्रदीप जी? क्या लोग मानेंगे इसको? मैं ये पूछ रहा हूँ। तो वही बता रहा हूँ ना मैं कि अगर लोग नहीं मानेंगे तो दंगे करवा देंगे, ये वापस से हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा देंगे, वापस से आपस में लड़वा देंगे। जैसा मणिपुर में उन्होंने किया वैसे हर जगह पे होगा। आपने देखा होगा हरियाणा में जो नूह का दंगा हुआ, तो क्या था, हरियाणा में जो इलेक्शन हो रहे हैं, वो इलेक्शन के माध्यम में वोटों को पोलराइजेशन करने के लिए वहां पे हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं। और वो इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में भी बीजेपी को हराना नामुमकिन है। आप यही कह रहे हैं ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी का जो प्लान है हमेशा से इसी के ऊपर रहा है कि धर्म के नाम पर एक दूसरे धर्म को उकसाओ, या दूसरे धर्म के साथ में दंगे करो, और एक धर्म का पूरा समर्थन साथ में ले। तो मेरा कहना यह है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भारत की जनता जो है वो इस चीजों को समर्थन करेगी और इस चीजों के साथ में जाएगी। लेकिन जहां तक आप बीजेपी का एजेंडे की बात करोगे, बीजेपी का जो प्लान है उसके बारे में बात करोगे, तो उनका प्लान तो हमेशा से ये रहता है। राइट। खाटके साहब, इफ यू सी, जैसे बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर हमने किया, यानी इतने साल, 500 साल या 550 साल, बट मोदी कुड डू इट। आर्टिकल 370 इंडिपेंडेंस के बाद अगर किसी ने हिम्मत था इसको इंपोज करना, मोदी डिड इट। कश्मीर को इंटीग्रेट किया। आज श्रीनगर, कश्मीर टोटली एक डिफरेंट वातावरण है, टूरिज्म फुटफॉल बड़ा है। जो मोदी जी के बहुत पुराने विरोधक है, जैसे शैला रशीद हो गए, शाह फैसल, जो ब्यूरोक्रेट थे मोदी जी के खिलाफ, सबका कहना है, मानते हैं कि देयर इज चेंज इन श्रीनगर।
you can watch a movie at night, late night at 12 o'clock. That is a change that they've seen. Footfalls increase, tourism. तो बीजेपी से इसको हम लोग शोकेस करेंगे, इसमें तकलीफ क्या है? किसी को क्या तकलीफ है? ये अद्भुत चीज है जो किसी ने नहीं किया, मोदी जी ने किया. That is what they say. This is their flagship things that they have done. एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बचा हुआ है जो एजेंडा में है. How do you see, काटके साहब? They are saying अगर हमने किया है तो why should we not brag about it? नहीं, बात आती है इंटेंशन की. अगर आपने देश के भलाई के लिए सब चीजें की है तो जाहिर सी बात है, अच्छी चीजें है. 370 जो था, 370 को तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन था, कांग्रेस नहीं कर पा रही थी. 370 होने के बाद हमको मालूम पड़ा कि 370 पार्लियामेंट में कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले तो ऐसा भ्रम कांग्रेस ने फैलाया था कि 370 जो है उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट जाना पड़ेगा और एक इंटरनेशनल मुद्दा है. लेकिन जब अमित शाह ने किया, जाहिर सी बात है उसका समर्थन आम आदमी पार्टी ने किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही 370 का प्रोविजन जो था वो टेम्पोररी था. और अगर आप पंतप्रधान हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपके हाथ में सत्ता है, अगर आपके देश में शांतता है, आप देश में शांतता प्रस्थापित कर रहे हो और लोगों को अच्छा दे रहे हो तो अच्छी बात है. लेकिन आप बता कुछ रहे हो और कर रहे कुछ हो, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ काला है, ये जाहिर सी बात है. जहां तक अगर आप कश्मीर की बात करोगे तो कश्मीर में शांतता है, ये भले फैलाया जाता है, लेकिन शांतता होने के पीछे के कारण भी काफी है. कश्मीर की जनता जो है वो जनता हमेशा से भारत सरकार के साथ में ही है, वहां पे कोई भारत सरकार के विरोध में नहीं है. लेकिन वहां पे जो ग्रुप थे, अभी पिछले समय में आपने जो वहां के सत्यपाल मलिक जो थे, उनके भी काफी चीजें आपने सुनी होगी कि किस प्रकार से इसका काफी खुलासा जो है उसने मलिक ने किया है. और मैं उसके बीच में जाना नहीं चाहता. मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी. यस. तो बात आती है आपके मनीषा की, बात आती है आपके इंटेंशन की. और जहां तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी का इंटेंशन जो है हमेशा वोट पोलराइजेशन का होता है, हमेशा धर्म के बीच में लड़ाने का होता है. उनको हमेशा माइनॉरिटी कम्युनिटी को सप्रेस करके मेजोरिटी कम्युनिटी के वोट जो है वो हासिल करने हैं. और उसके लिए वो झूठे नैरेटिव प्लान करते हैं, झूठे परसेप्शन प्लान करते हैं, जो कि देश के लिए गलत है. लेकिन काटके साहब, चलते चलते आखिरी सवाल, यही लांछन जो है कांग्रेस एक जमाने में आम आदमी पार्टी पर लगाती थी कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसने सपोर्ट किया रिपील ऑफ आर्टिकल 370 बीजेपी को. नंबर 2, अरविंद केजरीवाल साहब अयोध्या भेज रहे हैं पिलग्रिमेज पे लोगों को. उसके अलावा 4 धाम की यात्रा, 7 धाम की यात्रा, 9 धाम की यात्रा, उसके लिए पैसे भी दे रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये धार्मिक धर्म कर्म का काम है अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं. नहीं, मेरा कहना यहाँ पे ये था कि धर्म के नाम पे अगर आप दहशतगिरी करते हो, आप टेररिज्म करते हो और उसको बढ़ावा देते हो, वो राजनीति के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये सरासर गलत बात है. जहां हमने देखा कि काफी जगह पे, जैसे मणिपुर का इतना बड़ा एग्जाम्पल आज देश के सामने है. मणिपुर में इतना दंगा हो रहा था, वहां पे 2 कम्युनिटी जो भारत के अविभाज्य घटक है, भारत की कम्युनिटीज है, वो आपस में लड़ रही थी. लेकिन सरकार जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करके दूसरे कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही थी, सप्रेस कर रही थी. उसका रीजन ये था कि उनका रिलीजन. तो इस प्रकार से करना जो है वो किसी नेता को या किसी स्टेट्समैन को शोभा नहीं देता है. अरविंद जी ने ऐसा किसी प्रकार का काम कभी किया नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीति जो डेवलपमेंट की है और डेवलपमेंट के नाम पे वो राजनीति करते हैं. ये बात दुरुस्त है, वो हिंदू मुस्लिम करते नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है. वही हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे बात ही नहीं आता है. यहाँ पे अगर वो कुछ सीनियर सिटीजन को पिलग्रिमेज कर रहे हैं तो वो पुण्य का काम है, इसमें कोई धर्म के ऊपर या कोई भी भेज रहे हैं ना. वो तो कहते हैं कि भाई जिस दरगाह पर आपको जाना हो आप बताइए, हम भेजेंगे आपको. सीनियर सिटीजन जितने भी हैं, अगर किसी को अजमेर जाना हो, कहीं और जाना हो तो हम भेजते हैं. उन्होंने तो ये भी कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं. तो उनका इंटेंशन एकदम साफ है. वो बुजुर्गों को उनकी जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए सरकार के माध्यम से मदद करते हैं. लेकिन उनके इंटेंशन में कहीं ऐसा नहीं है कि हिंदू को ज्यादा सहूलत दो और मुस्लिम को सप्रेस करके हिंदुओं को वोट लो, हिंदुओं के वोट लो. सर चलते चलते काम जो है आम आदमी पार्टी करेगी नहीं, और आम आदमी पार्टी की विचारधारा में है भी नहीं. चलते चलते आखिरी सवाल सर, आपको क्या लगता है मनीष और सत्येंद्र जो हैं, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, सर कब तक आ जाएंगे बाहर, कब तक बेल मिल जाएगी उनको? मतलब पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब ज्यादातर
कोर्ट के फैसले के ऊपर लोग ज़्यादातर कमेंट करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है पूछना। स्पेशल एक्ट जो है, स्पेशल एक्ट के माध्यम से कांट हियर यू सर। स्पेशल कोर्ट जो है आई कैन हियर यू नाउ। वो नॉर्मली स्पेशल कोर्ट जो है वो नॉर्मली जो प्रोसिक्यूशन है उसके सुनते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, अब आ रही है। हाँ, तो स्पेशल कोर्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में ज्यादा होते हैं। तो प्रोसिक्यूशन हमेशा से कुछ ना कुछ झूठे दस्तावेज, कुछ ना कुछ झूठे डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में डालकर कोर्ट को गुमराह कर रही है। इसके लिए दोनों भी एक कांट हियर यू सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूध का पानी हो जाएगा, क्योंकि हमारी जुडिशरी के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। जी इसमें एक प्रोसेस है, प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो उनकी बेल हो जाएगी। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच काटके साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, सो नाइस ऑफ यू सर। Thank you very much. वंडरफुल, नमस्कार सर, Thank वंदे you. मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Right, and that is very interesting today. So we had a very interesting show today. We had opinions across the board from just about everybody, and I think a very good discussion from all sides of the spectrum, so to speak. Yes, yes. But the Everybody fact- spoke very well about their own parties and the very good Yeah, chance of them to but form the Pradeep governance. ji, but Pradeep ji, the fact is that as far as the BJP is concerned, still seems to be slightly ahead, nose in front even now, I think, because जैसे आपने बोला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तो बड़ी घमासान लड़ाई होने वाली है साहब। 2024 की जो स्टेट इलेक्शंस हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं उसमें, क्योंकि और उसके बाद जाकर के लोकसभा की इलेक्शन होगी। अभी अभी जो है, अगर आप स्टेट असेंबली इलेक्शन में एक दूसरे के साथ ईंट कुत्ते का वैर अगर आपका है और उसके बाद जाकर के आप लोकसभा में इकट्ठे कैसे लड़ेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? And Madhya Pradesh is an important state. And और मान लीजिए आम आदमी पार्टी की वजह से अगर भारतीय जनता पार्टी वापस आ जाती है मध्य प्रदेश में, will the Congress be able to have a coalition or an alliance with the Aam Aadmi Party in the Lok Sabha election? Exactly. Impossible. I don't think so. And so is the case with Rajasthan. आप राजस्थान को भी तो देखिए ना, बिल्कुल, राजस्थान हो गया, Yes, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। Yes, yes. इन सब जगह पर अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटती है और कांग्रेस के ही वोट काटेगी, बीजेपी की तो वोट काटेगी नहीं। और जिस प्रकार आज की तारीख में कांग्रेस ने अभी तक आम आदमी पार्टी को माफ नहीं किया है, क्योंकि 13.5% वोट उन्होंने लिए हैं गुजरात में, गुजरात असेंबली इलेक्शन में। वो 13.5% वोट जो हैं कांग्रेस ये मान करके चलती है उनके थे। अगर वो 13.5% उनको आ जाते तो हो सकता है कांग्रेस की 70 या 80 सीटें आ जाती। Or probably Kejriwal is bargaining for more seats. That coalition meeting बैठेगा. He is showing his power and thrust in all these three states. Rajasthan है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है कि Quite going possible. making cars and roads. And if the Congress, because Rahul Gandhi ने कहा we are ready to make sacrifices. Now they will all hold him to that. Pradeep ji, I don't You think, all will make I'll sacrifices. tell you, in my personal opinion, since the state elections and the Lok Sabha elections are so close to each other, I think India will have to fight as India in both. You cannot separate the two. आप ये नहीं कह सकते कि ये अलग है वो अलग है, क्योंकि हर जगह पर जाकर के आप जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आपको अलायंस में या अंडरस्टैंडिंग में फाइट करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर सकते तो बीजेपी का रास्ता साफ है साहब, सीधी बात है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में अंडरस्टैंडिंग हो गई है एमवीए की, वैसी अंडरस्टैंडिंग हर स्टेट में होनी पड़ेगी इंडिया अलायंस की। और अगर नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है, ऐसा मैं मान करके चलता। डू वी हैव एनी कमेंट्स टुडे? डू वी? राइट, वी हैव सम कमेंट्स। लेट्स टेक अ लुक। आप भी अपने कमेंट्स भेजते रहें। वी आर वेरी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। आप अपने कमेंट्स भेजें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक द इंडिया अलायंस कैन separate the state elections from the Lok Sabha elections? Personally, I don't think they can, very frankly speaking. But let's see the comments. जी। Oh God, this is a very one. Seshadri साहब जो हैं, very heavy announcement with a huge money stash. How the CAG detected the big scandal in the history of old India and new India. Left the CAG with competent civil engineers lay 1 kilometer road in their presence. वगैरह वगैरह वगैरह। All right, fine. चलिए आगे बढ़िए। CAG deals in numbers, sir. CAG only deals in numbers. They are auditors and they are government auditors. कितना पैसा देके बुलाया है इन बेवकूफों को, आएगा तुम्हारा बाप मोदी ही। तारीफ है सर, आपका बहुत तारीफ कर रहे हैं सर मेरी तारीफ कर रहे हैं कि मैंने पैसे दिए हैं किसी को बुलाने के लिए यहाँ पे। चलिए नरेंद्र जुनाकर साहब आप बता दीजिए मैंने कितने पैसे दिए आपको?
God bless Rahul Gandhi, the future Prime Minister of India. This is Mr. Joseph Narcis or Narcis Joseph, one of the two. 306. दीदी सक्सेस पार्टी में कौन कौन आया अभी तक वो तक बताया नहीं, आगे मैं पढ़ नहीं सकता हूँ जी। अरे सक्सेस पार्टी में कौन कौन आया वो तो बता दीजिए। चलिए, अचल वर्मा साहब पूछ रहे हैं। सुपर सेज शिरिन अंसारी, दैट्स व्हाट शी सेज। आगे बढ़िए। ये यहाँ पे सिर्फ हरा ही हरा दिख रहा साहब। चलिए, again about Aditi Gotrikar, I think there was one more comment which has been missed. There was one more comment which has been missed, which came in from Divya Sharman Mehta, and she called it super. Okay, Anyway, okay. But that's just about it. As far as tonight's show is concerned, आज का शो सिर्फ इतना ही। आप सब जैसे मैंने कहा अपने कमेंट्स भेजते रहें, हम जरूर पढ़ेंगे यहाँ पे। ज़रा भाषा पर अगर कंट्रोल कर सकें तो करिए, आपकी मर्जी। चलिए, जो जो मर्जी लिखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। याद रखिए, नेशन नाउ वो चैनल है, वी ट्राई टू शो यू ऑल साइड्स, हर तरफ, किसी को रोकते नहीं है साहब हम यहाँ बोलने से। Absolutely neutral, no agenda. हम भारत की तरह हैं, इसलिए नाम नेशन नाउ है। याद रख लीजिए, भारत में जितने लोग हैं उतने विचार हैं, उतनी विचारधाराएं हैं, और सबको हक है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का। वही फलसफा हम लोग यहां पर फॉलो करते हैं, उसी के पीछे चलते हैं हम लोग यहां पर। ये प्लेटफॉर्म आपका है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं यहां पर। Freedom of speech, expression, faith, worship and belief. The Constitution. Absolutely. Absolutely. And don't let anybody tell you any different. Right? That's it. That's all that we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। और एक बार फिर नाग पंचमी की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदीप जी और मेरी तरफ से। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.